हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र से आधुनिक भारत, जिसमें हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्लाइव के समय भारत में असैनिक सैनिक दोनों सुधार हुए थे। मतलब जब क्लाइव आया, मतलब लाइव देखने को मिला था भारत में सैनिक और असैनिक सुधार। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने, निजी व्यापार बंद कर दिए थे। मतलब असैनिक में क्या था, भैया तुम निजी व्यापार नहीं कर सकते और दूसरा उपहार भी नहीं ले सकते। इसने आंतरिक कर देना अनिवार्य था, मतलब तुम्हें जो आंतरिक कर है ना वो भी देना अनिवार्य कर दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि जो दोहरा भत्ता है वह बंद कर दिया था। तो पहले क्या होता था कि जो कोई भी सैनिक है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको वेतन देगी। दूसरा, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस सैनिक को किसी प्रांत में या किसी शासक के यहाँ पर दे दिया है संरक्षण करने के लिए कि चलो भैया आपसे आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या होता था, वो शासक था वो भी उनको वेतन देता था। मतलब जो सैनिक है उसको कितने वेतन मिल रहे हैं, 2 भत्ते मिल रहे हैं, 2 वेतन मिल रहे हैं। जो दोहरा भत्ता था वो किसने बंद कर दिया था, क्लाइव ने कर दिया था कि अब जहाँ पर तुम नौकरी करोगे, जिस शासक के अंडर नौकरी करोगे तो वो ही तुम्हें वेतन देगा। तो दोहरा वेतन यहाँ पर बंद कर दिया था। ये सैनिक सुधारों के अंतर्गत आता है। जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो कि बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। तो कब बंद कर दिया था, तो 1766 के समय इन्हें बंद कर दिया और सिर्फ उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जो कि बंगाल बिहार के बाहर कार्य करने जाएंगे। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की क्या कर दी, इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। लगाया किसने था, जब क्लाइव आया तो सबसे पहले उसने सैन्य सुधार किए, असैनिक सुधार किए और द्वैत शासन लगा दिया। लेकिन जैसे ही हेस्टिंग आया तो भाई उसको बहुत ज़्यादा हिट थी, किससे, दोहरे शासन थे। तो जैसे ही द्वैत शासन था उसकी समाप्ति किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है अपने लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, जिन्होंने 1772 में की थी। किसके तहत, कोड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार इन्होंने द्वैत शासन की क्या कर दी, समाप्ति कर दी। और राजकीय कोष का जो कोषागार था उसका स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। जो उनका राजकोष था जहाँ पे सारे राज रखे जाते, मतलब राज नहीं रखे, पैसे रखे जाते थे, है ना, तो वह राजकीय कोषाध्यक्ष था, उसको कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता पर लेकर आ गए। भाई मेन जगह लेके चलो ना, बंगाल में है कलकत्ता, वहाँ पे सेंटर में पड़ता है, तो हमारे कहाँ पे लेके जाएंगे, कलकत्ता में लेके जाएंगे। तो जैसे ही हेस्टिंग आए, इन्होंने क्या काम किया है, पहला किया है द्वैत शासन हटा दिया। कब का हटाया है, 1772 में। दूसरा काम किया, जो कोषाध्यक्ष था इनका राजकीय, उसको मुर्शिदाबाद से कहाँ पर लेकर आ गए, कलकत्ता में लेकर आ गए। वॉरेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की होगी, भैया हमारा जो शासक है वो सारी भूमि अपने पास रखेगा। राजस्व सुधार को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण एवं अशुद्ध का नियम को अपनाया था। जैसे जो भूमि सुधार है, राजस्व सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया और उसका अशुद्धि का नियम अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 के तहत ब्रिटिश शासन संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट शासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या की गई, कॉलेजिस्ट शासन की व्यवस्था की गई थी। इस सरकार ने यह पर एक अध्यक्ष, 4 सदस्य का प्रावधान किया। अध्यक्ष गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, 1773 में आया है। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश संसद थी, इसमें बंगाल में पहली बार एक कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। पहला अध्यक्ष होता था और 4 इसके सदस्य होते थे। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था, यह नाम दे दिया गया था। जो अध्यक्ष था उसको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वॉरेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तो ये प्री का या किसी भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वह किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग का क्या बने हैं, तो ये बन गए हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत, तो ये बने हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 में आया था। बने कब हैं, 1774 में बने हैं। इनके जो
पूरी समिति थी या सरकार थी, कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे इसमें। नेक्स्ट आता है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत की गई थी। मतलब जनता का प्रशासन, तो जन प्रशासन की नींव किसने अच्छी की है? वॉरेन हेस्टिंग ने की है। इतने अच्छे से काम कर रहा है जनता का प्रशासन तो अच्छे से कर ही सकता है, तो जन प्रशासन की नींव किसने डाली है? वॉरेन हेस्टिंग ने डाली है। जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार कर दी। मतलब जैसे हेस्टिंग तो नींव रख के चले गए, संरचना किसने तैयार की है? कॉर्नवालिस ने की है। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। तो इनने नींव डाली, लेकिन उसको अच्छे से सुदृढ़ किया है। मतलब पिलर किसने खड़े किए हैं? तो कॉर्नवालिस ने खड़े हैं, किए हैं। तो पहला पिलर था न्याय सुधार से संबंधित, दूसरा फौजदारी कानून से में सुधार कर दिया, तीसरा पुलिस सुधार किया, चौथा कर संबंधी सुधार किया और व्यापार संबंधी सुधार भी किसके द्वारा किए गए हैं? कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए हैं। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। तो कौन आए हैं? हमारे वॉरेन हेस्टिंग आए। कितने सारे सुधार किए हैं, बाप रे, याद करने पड़ेंगे इनको। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था बंगाल का? तो ये है हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इन्हें भैया वार्निंग दी थी कि जल्दी से स्टार्ट करो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब स्टार्ट हुई है? तो 15 जनवरी को हुई है, 1784 को की गई है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित है। जो घेरी या जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उससे, और जो घेरे की नीति है इससे कौन कौन संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली। वॉरेन के सारे वॉरेन थे जो, वो सारे जला दिए। किसने? घेरा डाल के हटाए थे सुरक्षा के लिए, इन्होंने सारे वारंट जला दिए। तो वेलेजली और वॉरेन हेस्टिंग दोनों संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ से या घेरे की नीति से। वॉरेन हेस्टिंग के जो अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्य थे उसके कारण ही इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। मतलब इसने इतने सारे अन्यायपूर्ण कार्य किए थे, निरंकुश कार्य किए थे, जिससे कि इसे महाभियोग चला दिया। भैया इनके खिलाफ ही वारंट जारी हो गया, वारंट के खिलाफ क्या हो गया? वारंट जारी हो गया। तो महामुकदमा किनके लिए, कौन सा महामुकदमा है? तो ये है महाभियोग का मुकदमा। किनके खिलाफ चलाया गया है? तो ये चलाया गया है वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, जो कि 1788 से 1795 तक रही थी। किंतु ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश संसद थी, इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया। भैया ब्रिटिश संसद ने भी सोचा यार रहने दो, इतना सारा काम तो किया, एक आध गलती हो गई तो ठीक है, तो उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। इसने जो इनकी रियासतें थी ना, इन पर कुछ कुछ नीतियां लागू की थी, हम इनको देखते हैं। पहला आता है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ। जो कंपनी थी उनका भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष हुआ था। कब से? 1740 से 1765 तक ये युद्ध चला है। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति कब से चली है? तो ये 1765 से 1813 तक चली है। और इसमें दो गवर्नर आते हैं मेन, पहले आते हैं वेलेजली और दूसरे आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। फिर आते हैं अधीनस्थ पार्थक्य नीति, ये 1813 से 1857 तक चली है। फिर अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक चली है, संघ बनाने की नीति। और बराबर की संघ नीति ये चली है 1935 से 1947 तक, और भारत आज़ाद हुआ था तब तक। तो कितनी रियासतें थी? तो रियासतों के साथ जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी कुछ नीतियां सामने आती हैं, मुख्यतः आती हैं 5। इन्होंने 5 नियम बनाए थे भैया, किन के लिए? रियासतों के साथ। तो पहला आता है कौन सा? कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष। जो भारतीय कंपनी थी, कंपनी जैसे ही भारत में आई और भारत में रियासतें पहले थी, तो कंपनी ने अपना दबदबा समान बनाने के लिए या फिर समानता का स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए भारतीय रियासतों से युद्ध किया। कब तक चला है? तो ये चला है 1740 से लेकर 1765 तक। 1740 से लेकर 1765 तक इनका युद्ध चला है। फिर आते हैं क्या? सुरक्षा प्रकोष्ठ। अब भैया खुद को सुरक्षित भी तो रखना है, तुमने बराबर तो बन गए तुम देशी रियासतों के, लेकिन सुरक्षित भी हो या नहीं हो। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या जो घेरे की नीति है उससे संबंधित है हमारे कौन? वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली। कब से कब तक चली है? तो ये चली है 1765 से लेकर 1813 तक। 1813 आया। फिर क्या था? अधीनस्थ जो
की नीति थी उसको अपने पथ बताने के लिए, है ना, जो अधीनस्थ थे उनको पथ बताने के लिए 1813 से 1857 तक, भाई 1857 ऐसा पथ दिखाया कि इनको संघ की जरूरत पड़ गई। तो अधीनस्थ संघ की नीति जो कि 1858 से चली है 1935 तक। 1935 के बाद हमारे भारत को करना पड़ेगा आज़ाद और बराबर संघ की नीति चलानी पड़ी इनको, जो कि 1935 से लेकर 1947 तक चली है। नेक्स्ट आता है दीवानी फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। जो हमारे फौजदारी मुकदमा है, दीवानी मुकदमा है, इनके लिए जो न्याय देना है उसका श्रेणीबद्ध जो श्रृंखला है, ये सिस्टम है, इसको किसने प्रदान किया है? तो यह अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। तो भैया 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत ही तो अपनी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, बंगाल में कोर्ट बनाया गया था ना, तो वो भी इस आरंभ किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। मगर कॉर्नवालिस ने इसमें कुछ सुदृढ़ किया, तो जो कॉर्नवालिस ने ही कानून सुधार किए थे, तो कॉर्नवालिस ने ही इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी थी। तो जो जितनी भी शक्तियां थी न्याय व्यवस्था की थी, जैसे पहले राजा के हाथों में होती थी, अब किसके पास चली गई? कलेक्टर के हाथों में केंद्रित हो गई हैं। 1788 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया था। जितने भी कलेक्टर थे उनको जो दीवानी अदालतें थी उसका जो दीवानी न्यायाधीश था किसको नियुक्त कर दिया था? जो कलेक्टर थे उनको नियुक्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और जो सीमित मामले थे उनमें फौजदारी कानून न्याय करने का अधिकार भी दिया गया था। किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है जो कलेक्टर थे, प्रभारी कलेक्टर थे, उनको दिया गया है। कब दिया गया है? 1787 में। 1787 में इनको दिया गया है। जो प्रभारी कलेक्टर था वह फौजदारी तो कुछ ही मामलों में कर सकता था, सीमित मामलों में फौजदारी कानून या न्याय कर सकता था, लेकिन जो दीवानी न्यायालय थे उसके लिए इनको दीवानी न्यायाधीश बना दिया गया था। 1790 से 1792 के बीच में जो भारतीय न्यायाधीश थे उनसे नियुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। तो कब नियुक्त किया गया है? देखो जो कलेक्टर था उसको 1787 में दीवानी न्यायालय का दीवानी न्यायाधीश बना दिया गया और कुछ फौजदारी मामले भी दे दिए गए थे। लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश थे उनसे युक्त जिले थे वहां पर फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उनके स्थान पर क्या बनाया गया था? 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय बनाए गए थे, जो कि 3 बंगाल में कार्य करते थे, 3 बंगाल में घूमते थे और एक कहाँ घूमता था? बिहार में घूमता था। कब बनाया था? 1790 से 1792 के बीच में ये बनाए गए हैं। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। भैया अब अकेले न्यायाधीश जाएगा, यूरोपीय व्यक्ति जाएगा तो कौन सुनेगा? तो इसके साथ कौन जाता था? एक भारतीय काजी जाता था और दूसरा जाता था एक मुफ्ती, सहयोग करने के लिए जाता था। ये घूमने वाली थी। कब आई है? 1790 से 1792 में आई है। 4 व्यक्ति थे, मतलब 4 बनाई गई थी भ्रमण न्यायालय। पहली या फिर एक थी वो थी अपनी बिहार में और 3 थी बंगाल में। इसमें एक यूरोपीय व्यक्ति होता था, अध्यक्ष होता था जो कि, और उसके सहयोग के लिए एक होता था भारतीय काजी और दूसरा होता था मुफ्ती। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम स्थापित किया। भैया कान में अच्छे से बिठा लो कानून को। तो कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम दिया है जो कि इससे पूर्व नहीं दिया गया था, जो कि इससे पहले वो नहीं था, अब आया है। कानून की विशिष्टता का नियम किसने दिया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया है। भारत में लागू कर दिया गया था। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों में 1793 तक अंतिम रूप दिया था, जिसे कॉर्नवालिस संहिता के रूप में जाना जाता है। जो पूरी कानून व्यवस्था थी, कानून सुधार थे, इसको अच्छे से रूप कब दिया गया है? 1793 में दिया गया है और इसे क्या कहा जाता है? कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण पर आधारित थे। ये कान दोनों अलग अलग ही हैं, पृथक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। और ये कौन है? हमारे कानून की विशिष्टता का नियम दिया है कॉर्नवालिस ने। कानून उनको अच्छी न्याय व्यवस्था सुधार किए हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। और शक्तियों का पृथक्करण भी करने का श्रेय किसको जाता है? कॉर्नवालिस को जाता है। इसके तहत इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। जो कर है
और न्याय व्यवस्था है उसको अलग कर दिया था। मतलब कर तुम वसूलो, न्याय तुम करो, तो अलग अलग व्यक्तियों को कर दिया था। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा ये किया गया है। और जो कलेक्टर थी उनकी जो न्यायिक और फौजदारी शक्तियां थी वो भी ले ली गई थी। कलेक्टर को दी कब थी? तो 1787 में दिया था। इनको कानूनी और जो फौजदारी शक्तियां थी वो कब दी गई थी? 1787 में दी गई थी। और उससे वापस इनको ले लिया गया है। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। तथा उसके पास केवल अब कर संबंधी शक्तियां थी। भैया तुम सब कल वसूलो, कलेक्टर हो, कर वसूलने का ही काम करो। तो ये किसके द्वारा किया गया है? कार्नवालिस के द्वारा किया गया है। मतलब कर व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया। तो जो कलेक्टर अभी तक न्याय व्यवस्था, न्यायिक और जो फौजदारी मामले देख रहा था, अब उसको बोल दिया कि तुम मत देखो, तुम क्या करो, सिर्फ कर संबंधी शक्तियां ही अपने पास रखो। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई थी। जो जिला दीवानी न्यायालय है इसमें कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई थी। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी और पुलिस कार्य भी किए गए थे। तो जो न्याय व्यवस्था है, जिले में न्यायाधीश थी उनको फौजदारी और जो पुलिस कार्य थे वो भी करने के लिए दे दिए गए थे। जितने भी जिला के न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे? फौजदारी का भी काम कर सकते थे और जो काम पुलिस वगैरह के कार्य थे वो भी किए गए थे इसके अंतर्गत। भारत की प्रसंबिद्ध सिविल सेवा एवं लोक सेवा का प्रारंभिक कार्नवालिस के समय किया गया है। जो हमारे भारत में लोक सेवा चलती है या जो प्रासंविदा सिविल सेवाएं हैं उनको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? कार्नवालिस के द्वारा किया गया है। तो कार्नवालिस ने बहुत सारे कार्य किए हैं। कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे हैं एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल के गवर्नर रहे। मतलब जो कार्नवालिस था इसके 2 टाइम पीरियड रहे हैं। पहला रहा है 1786 से 1793 तक और दूसरा टाइम पीरियड रहा है इनका 1805 में ही 30 जुलाई से आए थे और 5 अक्टूबर तक ये रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी भैया? गाजीपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। इनकी कब्र भी वहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वहीं पर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेजली। इनका टाइम पीरियड कब तक रहा है? तो ये रहे हैं 1798 से 1805 तक, क्योंकि 1805 में कौन आ गया था? कार्नवालिस फिर से आ गया था। इसकी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। पहले जली आया, वेलेजली ने सबसे पहले किसको जलाया? हैदराबाद को जलाया। और जो कि 1798 में उसने पहली सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बेसिन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। तो बेसिन की संधि, बेसन भेजाया कहाँ पर? पेशवा के यहाँ के, चलो भैया भजिए तो बनाओ। किसने? वेलेजली ने, और वो सारे जल गए। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ कौन सी संधि की है? बेसिन की संधि की है 1802 में। किसके द्वारा की गई है? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये की गई है और अंग्रेजों के मध्य और इनके बीच में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था, क्योंकि इन्होंने क्या की है? बेसिन की संधि की है। तो पहले ही सहायक संधि को अपनाने वाला पहला मराठा सरदार रहे हैं हमारे सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। कब की थी? बेसिन की संधि से 1802 में लॉर्ड वेलेजली के साथ। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी। मतलब ये तुम संरक्षण करो, तो हम थक गए, हम करेंगे आराम या फिर अपना शासन संभालेंगे, तुम हमारा संरक्षण करो। अंग्रेजों से कहा, किसने? बाजीराव द्वितीय ने कहा। तो इसमें अंग्रेजों का संरक्षक बन गए थे, संरक्षण स्वीकार कर लिया था। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु और उनके राज्य में रखने का वादा किया था। इसमें पहले कहा गया था कि भैया तुम्हारी तो हम जितनी भी शक्तियां हैं पूना में जो पुनर्स्थापित कर देंगे हम तुम्हारा शासन, साथ में हम 60,000 रुपए भी देंगे आपको पेंशन के साथ, और कुछ सैनिक देंगे जो कि आपकी रक्षा करेगी और आपके राज्य की रक्षा करेगी। जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान कर दिए थे। बाप रे, देखो ये तो इन लोगों को, देखो इतने भी वो नहीं आता था, बिजनेस का सेंस ही नहीं था, क्या कर लिया इन्हें। देखो 60,000 रुपए तो तुम पेंशन ले रहे हो और कुछ सैनिक ले लिए बस, और कितने का क्षेत्र दे दिया इन्हें? 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र किनको दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए थे। इसे तो कहते हैं अंतकाले विपरीत बुद्धि। ये चले गए कौन? हमारे वेलेजली।
अब हम वेलेजली को कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे कि लॉर्ड वेलेजली कब तक रहे हैं, तो यह 1798 में आए थे और 1805 तक रहे हैं। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। जितने भारतीय राज्य हैं उनको अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए कौन सी नीति चलाई थी, तो सहायक संधि चलाई गई थी। इसके सहयोग की जो सहायक संधि थी उसका आविष्कार नहीं किया था, मतलब इन्होंने नहीं किया था, बल्कि ये तो डुप्ले की थी, बस इन्होंने प्रारंभ की थी, भारत में अच्छे से चलाई थी। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही हो चुका था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित थी, मतलब इसकी पहले ही अस्तित्व में था। ये नहीं कहेंगे कि वेलेजली लेकर आए थे, बल्कि वेलेजली ने सिर्फ उसका विस्तार किया था, पहले से ही चल रही थी। संभवतः डुप्ले पहले यूरोपीय थे जिन्होंने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। तो हम बता रहे हैं ना, किसने सहायक संधि प्रारंभ की है भारत में, तो पहले यूरोपीय शासक थे, या जो पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिनका नाम था डुप्ले। इन्होंने अपनी सेना को किराए से देने का कार्य किया था, जो कि भारतीय राजाओं को दिया करते थे। अंग्रेजों ने यह प्रणाली वहीं से अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध में की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमा को रक्षा करने का वचन दिया था। सबसे पहली सहायक संधि कब की गई है, 1765 में की गई है। किसके साथ की गई है, अवध के साथ की गई थी, और इसमें निश्चित धन लेने के बदले उनकी सीमा सुरक्षा पर बल दिया गया था और उनके लिए सेना प्रदान की गई थी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले शासक या राज्य रहे हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। ये सब किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्वीकार किए गए सहायक संधियों के नाम हैं, या जो शासक हैं, राज्य हैं। इससे पहले तो अवध में की गई थी, उसके पहले डुप्ले द्वारा की गई थी, लेकिन जो हमारे लॉर्ड वेलेजली हैं इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी कहाँ पे, सबसे पहले हैदराबाद आया। हैदराबाद को ही इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था, जो कि 1800 तक रहे हैं। कब तक, 1798 से 1800 तक रहे हैं हैदराबाद। फिर आता है मैसूर, जिसको 1799 में मिला लिया था, 9-9 करके दे दिए मैसूर, 9 मैसूर के दाने इनको दिए, 2 मैसूर के दाने इनको दिए, 1799 में मैसूर मिला लिया। फिर आता है तंजौर, तिजोरी में रख दिया 9-9 को। सो ये भी अक्टूबर 1799 में अपना इन्होंने। फिर आता है अवध, अवध मतलब एक, अवध एक, तो 1801 में अवध। पेशवा, वाह, तो इनको 2 दे दो, 1802 में, दिसंबर 1802 में पेशवा। फिर आते हैं बरार के भोसले, जिनको दिसंबर 1803 में, बरार के भोसले, तो इन्होंने 3 लोगों ने बनाया मिलके घोंसला, तो बरार के घोंसले, बराबर बराबर तो मिल नहीं सकता, तो 1803 में दिसंबर में बरार के भोसले। फिर आते हैं सिंधिया, फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सब मिला लिए गए थे। इनका क्रम आ सकता है प्री में भी और मतलब मीन्स वगैरह में भी आप लिख सकते हैं। तो पहले आता है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, है मैसूर को तंजौर में, या तिजोरी में, है मैसूर तिजोरी में। अवध, पेशवा, भोसले, अवध आए पेशवा और भोसले। सिंधिया जोधपुर की जय बोलने लगे, सिंधिया क्या बोलने लगे, जोधपुर की जय। मिच्छिंदी, बूंदी, भरतपुर ये छोड़ो। पहले आते हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया, जोधपुर के जय बोलने के लिए। ये थी सहायक संधि किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इन्होंने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए थे। देश में ठगी प्रथा को समाप्त करने की कर सकती एवं व्यवस्था स्थापित की थी। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई थी। कौन है ये, विलियम बेंटिक है। अच्छा सा विलियम बेंटिक, मतलब विलियम पे क्या होंगे, तभी तो इतनी शक्ति थी इनके पास। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया है, 1828 में जैसे ये गवर्नर जनरल बनकर आए तो इनने आते देखा कि भैया लड़कियां सती हो रही हैं, तो इन्होंने कहा बंद करो इसको, सती प्रथा बंद हो गई। देखा बालिका शिशुवध हो रहा है तो भैया वो भी बंद करो। तो ये दोनों इन्होंने क्या किया, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दिया था। प्रभावकारी प्रयत्न किए थे इन्होंने, ठगी प्रथा को समाप्त किया था, जो ठगी प्रथा चल रही थी उसको समाप्त किया था। कर शांति और जो व्यवस्था है उसको भी स्थापित किया था इन्होंने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें बोला कि भाई तुम जाके ज़्यादा हाथ पर मत चलाना,
तटस्थ रहो सबसे। तो इन्होंने क्या किया था, तटस्थता की नीति अपनाई थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसे उग्र रूप धारण कर लिया था कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया था। मतलब इन्होंने इतने तटस्थ हो गए कि लोगों ने बोला जय जय, क्या बोलते हैं, जय महाकाल, जय महाकाल बोला, और इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थी उस पर ही प्रहार कर दिया। परंतु इस पर भी विलियम बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। मतलब ये नहीं बोला कि भाई तुम जाके लड़ो, पिट कर आ गए अंग्रेजों से, नहीं, मार दिया, पिट गए ना, बस शांत रहो। क्या बोला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने? शांत बैठना है, तो मतलब नो हस्तक्षेप। तो इन्होंने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया। किससे पिट कर आए हैं? जयपुर की जनता से पिट कर आए हैं। इस प्रकार से जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई है और कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो जोधपुर में तो पिटकर, मतलब जयपुर में पिटकर आए, तो जयपुर से ही इनको पता चलेगा कि भी जोधपुर में पिटेंगे, अच्छे बिल्कुल बूंदी कटोरा भर भर के मारेंगे। तो बूंदी, कोटा, भोपाल भर भर के मारेंगे। यहाँ पर भी इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। यद्यपि ऐसा करने के लिए इन्होंने पर्याप्त कारण थे, इनके ऐसा क्यों किया, ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि आखिर क्यों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि तुम भैया मत लड़ना, तुम्हें कोई कूट के भी चले, मतलब जयपुर में तुम कुट कर आ गए तब भी इन्होंने आक्रमण नहीं किया। तो मुख्य कारण क्या था कि इस नीति का अपनाने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन इस नीति का अनुसरण छोड़कर इन्होंने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। मतलब बेलेजली ने इतना साम्राज्य विस्तार किया था कि तो विलियम बेंटिक आया तो वो थोड़ा शांत बैठा रहा। जयपुर की सेना ने उसको पीट दिया तब भी शांत था। फिर क्या था, जोधपुर, बूंदी, कोटा और भोपाल में भी इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन जनता तो भैया क्या होती उससे प्रभावशाली हो रही थी, बिल्कुल आक्रमण किए जा रही थी। तो भैया गुस्सा आया, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को छोड़ा और सबसे पहले किसको कूटा? मैसूर को। फिर कुर्ग, कछार की रियासतों को अपने में मिला लिया कूट काट के। चलो ये आ जाओ तुम, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक अव्यवस्था थी भैया, इतनी ज्यादा अव्यवस्था थी कि हस्तक्षेप करे बिना रह ही नहीं पाई है। तो इन्होंने मैसूर और कुर्ग को मिला लिया। कब? मैसूर को मिलाया है 1831 में और कुर्ग को मिलाया है 1834 में। विलियम बेंटिक के शासन में 7 वर्ष से पुरानी निरंतर युद्ध और संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई थी। मतलब जो बहुत पुरानी युद्ध, निरंतर युद्ध थी, संयोजन की नीति थी, उसको बंद कर दिया गया था विलियम बेंटिक के समय। फिर आता है भारत में युद्ध या भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे सती प्रथा बंद कर दी, बालिका शिशु हत्या बंद कर दी, ठगी प्रथा को बंद कराया है। इन्होंने सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए हैं, इसलिए इनको याद किया जाता है। 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया, जिसके तहत भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था। मतलब कि भारत को क्या कर दिया जाएगा? पूर्णतः केंद्रीकृत किया जाएगा। मतलब 3 लोग यहाँ से पकड़ो, 3 लोग यहाँ से पकड़ो, पूरा केंद्रीकृत करने का प्रयास कब किया गया था? 1833 में किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कि मतलब इतना ज्यादा पकड़ा गया, केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और 1833 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके समय पर ही 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था। तो ये क्या बने? भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी प्रथा को बंद करने के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। जो ठगी प्रथा थी ना, इसने बंद करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन खुद तो गए नहीं होंगे लड़ने। किसको नियुक्त किया था? तो कैप्टन स्लीमैन को किया था नियुक्त। इन्होंने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया था। कितने? 1500 को बनाया होगा ठगी, लेकिन नहीं पता कितने लोगों को मारा होगा। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठग अंत हो गए थे। मतलब इन्होंने 1500 को लगभग पकड़ा था, कई लोगों को फांसी दी थी, कई लोगों को मारा था, कई लोगों को निर्वासित कर दिया था। मारने का तो इन्होंने बताया नहीं कि कितने लोगों को मारा है, लेकिन हाँ मारा तो होगा, निर्वासित इन्होंने कर दिया था। और 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद हो गया। जैसे ही 1789 में घोषणा हुई तो बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया था? क्योंकि दासों से 8-9 घंटे काम कराने के लिए, नॉर्मल जनता तो करेगी नहीं, तो 8-9 घंटे काम कराने के लिए लोगों को दास बनाया जाता था और बाहर विदेशों में निर्यात कर दिया जाता था।
जैसे इन लोगों को पता चला कि भैया ये गलत काम है, अंग्रेजों को थोड़ी सी दया आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया, ये निर्यात नहीं करेंगे, हम आपको दास बनाकर यही रखेंगे, हम निर्यात नहीं करेंगे। वो भी कहाँ से सब किया गया है, बंगाल से निर्यात बंद कर दिया गया है दासों का। कब? 1789 में। फिर आते हैं 1811 से 1823 तक दासों के संबंध में कानून बनाए गए थे कि भैया हम 8-9 घंटे काम नहीं कराएंगे, बल्कि 1-1 घंटे काम कराएंगे, या चलो 2-3 घंटे काम कराएंगे। तो 1811 से 1823 तक क्या बनाए गए हैं, दासों के संबंध में कानून बनाए गए हैं। और अच्छा एक्ट आया है कब? चार्टर्ड एक्ट में 1833 में। इसमें दासता को शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। किसके समय किया गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया है। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था, यहाँ पर दास प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इससे पहले 1789 में दास प्रथा को बंद कर दिया गया था। कहाँ से? निर्यात बंद कर दिया थे दासों की बंगाल से। फिर 1811 से 1823 तक कुछ कानून बनाए गए इनको बंद करने के लिए, लेकिन चार्टर्ड एक्ट 1833 में ही इसको अच्छे से सफलता प्राप्त हुई है और दास प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था। मतलब 33 में तो एक घोषणा की थी कि चलो भैया दास प्रथा खत्म की जाए, समाप्त की जाए, उसको समाप्त कर दिया गया बहुत जगह से, लेकिन उसको पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया है। कब? 1843 में। 1843 में इसको पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया। पूरे कहाँ पर? जो ब्रिटिश भारत था उसमें दासता को अवैध घोषित कर दिया गया है। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया, अवैध घोषित किया गया है 1833 में। और 1860 में इसको क्या कर दिया गया है? अपराध घोषित कर दिया कि कोई भी दास बनाएगा व्यक्ति को तो उसे अपराध बना दिया जाएगा, तो 60 साल की सजा दी जाएगी, चाहे तुम 60 साल के बुढ़े ही क्यों ना हो। तो 1860 में भारतीय दंड संहिता के तहत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया है। आंग्ल नेपाल युद्ध, ये 1814 से 1816 तक चला है और इसमें रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में हुआ है, जो कि कब तक थे? हेस्टिंग थे 1813 से 1823 तक। इसमें सुगोली की संधि से इसको समाप्त कर दिया गया था। नेपाल को भैया सुगलाने के लिए सुगोली की संधि की गई थी। कब तक चला है? तो 1814 से 1816 तक चला है और ये रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध की गई थी। 1815 को इसको लेखाबद्ध किया था और अनुमोदित किया गया है 1816 में। तो भारत नेपाल या जो आंग्ल नेपाल युद्ध है वो हुआ था 1814 से 1816 तक। 16 में इसको अच्छे से अनुमोदित कर दी गई थी, सुगोली की संधि से इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर आते हैं 1854 में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट चुना गया था। तो जो स्लीमेन थे इनको नियुक्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियुक्त किया था ठगी प्रथा का अंत करने के लिए, है ना। और फिर इनको बना दिया गया था अवध का रेजिडेंट, लेकिन ये अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे। तो 1854 में जो स्लीमन थे उनको हटा दिया गया और जेम्स आउटरम थे उनको नियुक्त कर दिया गया अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट। इन्होंने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है भैया, यहाँ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सब, अवध में कुछ अच्छे से काम ही नहीं हो रहा, प्रशासन अच्छे से चल ही नहीं रहा है, इन्होंने ऐसा बोला। तथा जनता की व्यवस्था बहुत सोचनीय है भैया, जनता के बारे में सोचना पड़ेगा। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। इन्होंने कहा चलो भैया अवध अच्छे से प्रशासन नहीं करवाना, चलो हम ले लेते हैं। तो इनका अधिग्रहण कब कर लिया गया है? 1856 में किया गया है। किसकी रिपोर्ट पर? तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर किया गया है। लॉर्ड डलहौजी आए, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने चलाई अपनी नीतियाँ, हड़प नीति जिसको बोलते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का शासन काल रहा है 1848 से 1856। इन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और रिपोर्ट किसने दी थी? आउटरम ने रिपोर्ट दी थी। किस पर लगाया इन्होंने कुशासन का आरोप? तो अवध जहाँ उसके नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को इन्होंने अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत कई प्रदेशों का विलय किया था। मतलब अवध अकेला बेचारा नहीं था जिस पर शासन किया गया था या फिर विलय कर लिया गया था डलहौजी के स्थान में। डलहौजी ने बहुत सारे प्रांतों का, प्रदेशों का विलय किया था व्यवगत के सिद्धांत या हड़प नीति के अंतर्गत। तो पहले आता है सतारा, बेचारे का सितारा ही नहीं चमक पाया।
1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855। ठीक, तो विलय के अंतर्गत कितने राज्यों को मिलाया था? डलहौजी ने। इसकी ट्रिक याद करो क्योंकि ये पूरे क्रम में आ जाते हैं कि पहले किसको मिलाया, फिर किसको मिलाया, फिर किसको मिलाया। तो पहले आता है सतारा, इसका सितारा नहीं चमकने दिया किसने? डलहौजी ने, बेचारा। तो जैतपुर संभाल ही नहीं पाया, संभलपुर, बाघाट अपना घाट में उदय होना चाहता था, तो बाघाट उदयपुर अपने घाट पर उदय होना चाहता था। झांसी नागपुर को देखना चाहता था, झांसी नागपुर करौली। तो क्या है इसकी ट्रिक? डलहौजी ने मिलाया है सतारा, क्योंकि वह क्या करना चाहता था? जैतपुर, थोड़ा चेतना है, अरे यार भूल गई। चलो, देखो पहले आता है डलहौजी, इसने सतारा का सितारा चमकने नहीं दिया, वो संभलना चाहता था। जैतपुर संभलपुर जरा सा वो अपने घाट का उदय करना चाहता था, बाघाट और उदयपुर। फिर आता है क्यों? क्योंकि वह झांसी नागपुर घूमना चाहता था, को देखना चाहता था। तो झांसी नागपुर करौली, ये हो गए सारे डलहौजी के द्वारा मिलाए गए राज्यों के क्रम। इनकी डेट भी याद कर लेते हैं। जैसे सतारा 4-8, 4 के 8 सितारे हो गए। जैतपुर संभलपुर, जैतपुर संभलपुर के लिए एक कम 50 की नीति अपनाई गई और 50 में बाघाट को 50-50 कर दिया गया। बाघाट 50 और 52 उदय, 2 लोगों का होगा उदय, तो 1852। झांसी को पता है 1854 में और नागपुर 1854 में। फिर आता है करौली 1855 में। इसके बाद 56 में को किसको मिलाया गया है? अवध को मिलाया गया है, वो लेकिन कुशासन के आधार पर मिलाया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली की व्यक्तिगत प्रथा को अस्वीकार दिया था। जो प्रस्ताव था किसका? करौली का, 1855 में मिलाना तो था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आए थे भैया कि इतना इसको मत मिलाओ क्योंकि बहुत रोएगी, तो करौली रोने वाली थी, इसलिए इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया व्यक्तिगत के। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने ही किए थे भैया। इसने डक टक डक टक 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 चलने वाली जो ट्रेन है इसके लिए रेल मार्ग का निर्माण करने के, ये रेल निर्माण की प्रक्रिया है, इसको गति देने का प्रयास या प्रारंभ करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? डलहौजी के द्वारा किया गया है। प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई है? मुंबई से ठाणे गई थी डलहौजी के समय 1853 में। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक लेके जाना था। बिल्कुल नहीं जनता के लिए स्टार्ट की गई थी, है ना। सोचना ही मत कि भैया जनता का भला होगा रेल से, नहीं, बल्कि जो कच्चा माल था उनको जो आंतरिक भाग थे वो उससे बंदरगाहों तक ले जाने के लिए इसको स्टार्ट किया था। पहली कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे गई थी। कब? 1853 में। किसके समय? डलहौजी के समय। किसने स्टार्ट किए थे? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका दूसरा उद्देश्य सैनिकों को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना। जो उनकी सेना थी वह दूर दराज क्षेत्रों में जाए और वहां पर लड़कर आए, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्योंकि भैया वो पैदल पैदल जाते, बहुत दिन लग जाते, ताकि ब्रिटिश सरकार के प्रति होने वाले जो किसी विद्रोह है उसको सरलता से कुचला जा सके। जो विद्रोह होंगे जल्दी से सेना पहुंच जाएगी और उस विद्रोह को कुचल दिया जाएगा। रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार 1900 के आसपास हुआ था, जब कर्जन का समय था। तो डलहौजी ने प्रारंभ किया है, लेकिन बहुत सारे विस्तार कब हुआ है? जब ब्रिटिश ने लिया कर्ज, तो कर्जन के समय सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार हुआ है। भारतीय ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का आंतरिक प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। जो भारतीय ब्रिटिश राज्य हैं या ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय हुआ है? डफरिन के समय हुआ है। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। देखो इन्होंने तो देख लिया कि भारत में इतना इतना क्षेत्र, भारत के आंतरिक क्षेत्र मिलाए हैं नॉर्मल गवर्नर वगैरह ने, लेकिन जो भारत का भारतीय राज्य का विस्तार है वो किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डफरिन के समय किया गया। इन्हें क्या मिला लिया? तो इन्हें पूरा बर्मा ही उठा के मिला लिया भारत में। तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इसमें 1 जनवरी 1886 में पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया।
डलहौजी से पूर्व जो सार्वजनिक निर्माण है उसका कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर भी कार्य किए हैं इन्होंने। तो डलहौजी से हम अपने क्या देखते हैं, पूरे सार्वजनिक निर्माण विभाग देखते हैं, कार्य देखते हैं और सैनिक बोर्ड को भी देखते हैं। तो डलहौजी ने ट्रेन चलाई सेना को यहाँ वहाँ पहुँचाने के लिए, लेकिन सेना मिलेगी कहाँ, तो उसके लिए बोर्ड बनाया। तो सैनिक बोर्ड की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, डलहौजी ने की गई है। अब रेल बना दी, तो रेलवे क्या है, तो सार्वजनिक व्यवस्था है, सार्वजनिक जनता के लिए है ना। तो सार्वजनिक निर्माण का कार्य भी किसके द्वारा किया गया है, डलहौजी के द्वारा किया गया है। इसके काल में पहली बार अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग ही बनाया गया था। सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए थे और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी किसके द्वारा बनाया गया है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया है। सार्वजनिक उपयोग में कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया था इन्होंने। वो तो भैया बनाएंगे तो खर्च तो होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। देखो, ईश्वर विद्यासागर आए, इन्होंने जो सती प्रथा थी उसको बंद करने का काम तो विलियम बेंटिक कर गए थे, लेकिन बहुत सारी विधवाएं थी उनका पुनर्विवाह कराने का कार्य किया है किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया है। किनके प्रयासों से हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कब, 1856 में। 1856 में डलहौजी भी आया है, लेकिन ये नियम आने के बाद आया है डलहौजी। इस नियम किसके टाइम पे आया है, कैनिंग के टाइम आया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम 15 है, इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान्यता दी गई थी। तो कौन सा नियम है, नियम 15 में विधवा विवाह को वैधता घोषित या वैध घोषित किया गया था। इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित होंगे। तो इस विवाह से जितने बच्चे उत्पन्न होंगे वो भी वैध होंगे। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेताओं में आते हैं पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री, दुंदो केशव कर्वे ने ही 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। बहुत सारे काम किए थे इन्होंने दुंदो केशव कर्वे के द्वारा। कहाँ पे, जब पूना है ना वहाँ पर बनाई गई है विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी 1899 में, कि भैया यहाँ आओ, आश्रम में कुछ करो, काम वाम करो और जाओ। तो मतलब कपड़े वपड़े वैसे लो, या फिर जो लघु उद्योग वगैरह हैं तो इन्हें काम करवाया होगा और दे दिया होगा। या फिर रुई को धनो, तो दो केशव कर्वे के द्वारा 1899 में पुणे में बनाई गई है विधवा आश्रम। तो जो दक्षिण भारत के कुछ नेताओं में सबसे पहले कौन आते हैं, हमारे विष्णु शास्त्री आते हैं। फिर दो केशव कर्वे ने क्या था, तो 1899 में बनवाया था इन्होंने विधवा आश्रम। कहाँ पर, पुणे में। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो भी डलहौजी के समय हुई थी और यहीं पर महारानी की उद्घोषणा आई थी। उद्घोषणा कब, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। देखो, डलहौजी ने इतने सारे राज्य मिला लिए तो सब कहीं पे क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। वो तो चले गए, डलहौजी चले गए। अब आते हैं कैनिंग के समय होती है 1857 की क्रांति और उसको जब शांत कर दिया गया तो फिर आता है महारानी का उद्घोषणा पत्र। उद्घोषणा पत्र को सबसे पहले कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को दरबार में पढ़ा गया, इलाहाबाद के दरबार में। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की समाप्ति एवं भारत में शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा कर दी। तो इन्होंने बोला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, शासन समाप्त करेगी भारत से, पहला। दूसरा क्या होगा, तो पूरा भारत का शासन है वह किसके, सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय बन गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो अब ये क्या बचेंगे, लॉर्ड कैनिंग को कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो लॉर्ड कैनिंग बन गए ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कब, 1858 में। 1877 में नियुक्त किया गया था। कब, रानी विक्टोरिया थी, इनको भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया है, 1877 में। लेकिन घोषणा पत्र कब आया था, 1857 में आया है। 57 नहीं, 58 में आया था, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति हुई, 1858 में ये आया और 1877 में जो महारानी थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित या नियुक्त कर दिया गया। जनवरी 1877 में
आयोजित किया गया दिल्ली दरबार, इसमें इनको केशरे हिंद की उपाधि दी गई थी। भैया क्या है केशरे हिंद है? कब घोषित किया गया था? तो 1877 में जो दरबार लगाया गया दिल्ली दरबार, इसमें इनको केशरे हिंद की उपाधि दी गई थी और इसी समय इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि हुआ है 1839 से 1842 के मध्य हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध। इसके दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, बेचारे आक्के बक्के रह गए, कहाँ से अफगान युद्ध हो गया। तो भारत में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में हुआ है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था ऑकलैंड। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था भैया, इन्होंने तो भैया ऑकलैंड के समय हो गया पहला आंग्ल अफगान युद्ध। दूसरा युद्ध कब हुआ है? लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ था, जो कि 1878 से 1880 तक हुआ है। 1843 के एक्ट 5 के दौरान भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया है। देखो, जो दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है? 1843 के समय किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। इस काल में 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में संधि को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था। तो जो 1842-44 था, किसके टाइम पे? एलनबरो के समय पे क्या हुआ था? सिंध को पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता और कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में ही प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चली थी। तो आंग्ल अफगान युद्ध कब से लड़ना स्टार्ट हुए थे इनसे? तो ये लड़े थे 1839 से 1842 तक इनमें युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, नहीं आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय पर। जैसे ही वो गए तो जब कौन आए हैं? एलनबरो आए। इन्होंने बोला कि हमें नहीं लड़ना आपसे, क्या करेंगे? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता अपनाई इन्होंने और कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई गई है अफगान के साथ, और ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक चली है। इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने लड़ाई वड़ाई नहीं की, तो कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया गया है। तो इसको लॉर्ड जो लॉरेंस हैं उनसे संबंधित ये बताया जाता है, क्योंकि इनके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। जो वायसराय था, कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। इन्हीं के अनुसरण में ये नीति उन्हीं के नाम से जोड़ी जाती है, क्योंकि इन्होंने वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था। इस नीति की रूपरेखा भी स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। कुशल आक्रमणता की नीति का जो शब्द है वह JWS वाइली ने एडिनबरा व्यू में एक लेख में प्रयोग किया था। जो कुशल आक्रमणता की नीति है, इसका जो शब्द है वो कब आया था? तो ये दिया गया है JWS वाइली ने, उनकी जो रिव्यू था जिसका नाम था एडिनबरा वायरी ने एडिनबरा में रिव्यू दिया। इसमें इस लेख का प्रयोग किया गया था कुशल आक्रमणता, और जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड एलनबरो ने किया है नॉर्थब्रुक के समय तक। किसके साथ? अफगान के साथ। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लॉर्ड मेयो ने क्या करवाया है? इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, तो जनगणना करवा दी लॉर्ड मेयो ने। कब? 1871 में कराई थी। इवन 1872 के समय ही प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। तो देखो, पहली जनगणना किसने करवाई है? लॉर्ड मेयो ने कराई है, जो कि 1872 में थी। इसके 8-9-10 साल बाद लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना करवाई है। कब? 1881 में। 1872 में हुई, मेयो ने कराई है नॉर्मल जनगणना। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन ने कराई है नियमित जनगणना, वो भी कब? 1881 में। लॉर्ड मेयो ने का जो टाइम पीरियड रहा है वह रहा है 1869 से 1872 तक।
इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। किसने की थी? शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी अंडमान निकोबार द्वीप पर। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। मतलब ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि अपने पद पर रहे और इनकी हत्या कर दी गई। 1876 में लिटिन आए और लिटिन ने अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति को परिवर्तित कर दिया। अभी तक जो आक्रमणात्मक नीति अपनाई जा रही थी अफगानिस्तान के साथ, वो इनने हटा दी लिटिन ने। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर इन्होंने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। लिटिन आगे लिटिन और सब लोग आ रहे थे पीछे लेट। तो लिटिन ने क्या नीति अपनाई है? अफगानिस्तान के साथ जो कुशल आक्रमणता की नीति थी उसको स्थान पर इन्होंने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। मेजर सैंडेमैन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति करने के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप ना करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। भैया जैसे ये न गए तो इन्होंने कुछ सेंटिमेंट जुड़ गए, लेट तो आ ही रहे थे लोग, तो सेंटिमन को बलूचिस्तान में इन्होंने नियुक्त कर दिया गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में और बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किसके द्वारा किया गया? लिटिन के द्वारा किया गया है। हस्तक्षेप नीति या फिर कुशल, मतलब जो आक्रमणता की नीति है, कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर इन्होंने क्या अपनाया है? अग्रगामी नीति अपनाई है। और मेजर सैंडेमन को बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसको 1878 में लॉर्ड लिटिन के काल में ही पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो कौन सा एक्ट है? तो ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। किसके समय आया है? लॉर्ड लिटिन के समय पे आया है और इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी या असंगत या भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। तो किसने बताया है? आर्स्किन पेरी ने। इनसे कोई किसी ने पूछा होगा, आस्क किया होगा कि भैया पेरी बताइए आप ये सही है? तो उन्होंने बोला नहीं भैया ये विपरीतगामी है और असंगत है, भारत की भावी प्रगति के लिए क्या होगा? घातक पग होगा। लेकिन अब तो उन्हें बढ़ा ही दिया है। लेकिन लिटिन कुछ कर नहीं सकते थे, लिटिन ने तो कर दिया। ये बोल भी नहीं सकते थे, इनको ऐसे पीटते वो समझ में आ जाता। तो लिटिन ने स्टार्ट किया है कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। लेकिन जो अर्स्किन पेरी थे इन्होंने बोला कि भैया घातक है, विपरीतगामी है, असंगत है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। श्री S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा था। तो आकाश से क्या हुआ है? वज्रपात हुआ है। किसने कहा है? S.N. बनर्जी ने कहा था बच लो, जो बच पाएगा, जितने समाचार पत्र बच पाएंगे वो बच जाएंगे, वरना क्या हो गया? वज्रपात तो हो गया है। तो S.N. बनर्जी ने इसे आकाश का वज्रपात कहा था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। किसके समय आया था? तो ये आया है लॉर्ड लिटिन के समय। सर P.C. एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। तो जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य कौन थे? सर P.C. एल्बर्ट थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की नियुक्ति या जो शक्तियां थी वह समान कर दी जाएं। जैसे कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसने अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया था। तो कौन है? जो C.P. एल्बर्ट हैं। यह वायसराय की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में कार्य करते थे और इन्होंने 2 फरवरी 1883 को एक विधेयक प्रस्तुत किया विधान परिषद में जिसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो जाति भेद है उस पर जो न्यायिक अयोग्यताएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और भारतीय यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियां समान कर दी जाएं। जो भारतीय न्यायाधीश हों या जो यूरोपीय न्यायाधीश हों, दोनों की शक्तियां कैसी हों? समान हों, ये चाहते थे। जैसे ही इन्होंने प्रस्तुत किया तो भैया जो यूरोपीय थे वह जो भड़क गए, बवंडर खड़ा हो गया। इन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय और यूरोपीय समान हो जाए, दोनों को समान शक्ति दे दी जाए। तो ये तो हमारा विशेष अधिकार का हनन हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है हमारे ऊपर। तो वह इसमें प्रारंभ हुआ। तो इससे अपन पढ़ सकते हैं एल्बर्ट बिल की कौन थे? C.P. एल्बर्ट थे जो कि वायसराय के एक विधि सदस्य थे।
लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। जो रिपन थे वो सबसे ज़्यादा उदारवादी वायसराय रहे हैं। इन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों के काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। जो महिला और बच्चों के संबंध में उदारीवादी नियम थे फैक्ट्री में काम करने से रिलेटेड, उसे क्या कहा जाता है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कहा जाता है। 1881 में आया था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाई गई थी। मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 8 या 9 घंटे होगी। इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी दी जाने का प्रावधान किया गया था। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया था। पहले कब आया था? 1881 में आया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो 17 साल से कम बच्चे हैं उम्र के, उन बच्चों को प्रतिबंध किया गया था, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। और जो 17 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनको ये नियम बनाया गया था, वह 9 घंटे काम करेंगे और उनको 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी पूरे महीने में। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब आया है? 1891 में आया है। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। मतलब चाहे महिला हो, पुरुष हो, जितने भी लोग थे उनके लिए साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान कब किया गया था? 1891 में किया गया था। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को व्यवस्थित स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने इन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए थे। तो जो लॉर्ड मेयो हैं उनके द्वारा जो स्थानीय शासन है उसको अच्छे से व्यवस्थित स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे नियम बनाए थे, जिनमें से एक ये भी है। इन कार्यों के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड रिपन है उनने जो सुधार किए हैं स्थानीय शासन में, स्टार्ट किसने किया था? मेयो ने किया था। और उसको अच्छे से स्टार्ट किया है किसने? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। किसके द्वारा हटाया गया है? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हटाया गया है प्रेस पर से प्रतिबंध। उन्होंने समाचार पत्रों को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ ने। इन्हें प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए थे, इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में हुए थे। कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1784 में। जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उससे संबंधित प्रयास किए गए थे 1784 में। और जो कलकत्ता है वहाँ पर स्टार्ट किया गया था एशियाटिक सोसाइटी। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। कौन बने थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको बनाया गया था पहला पुरातात्विक सर्वेक्षक। कहाँ पर? 1861 में बनाया गया था। और सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 1784 में स्टार्ट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार से अलग कर दिया गया, एक अलग विभाग बना दिया। तो पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं अपने अलेक्जेंडर कनिंघम। कब? 1861 में। और 1871 में एक अलग ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन के काल में, जो कि 1899 से 1905 तक रहा है। तो कब से? 1899 से ये 1905 तक रहे हैं लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए जॉन मार्शल को इसका नया महानिर्देशक नियुक्त किए थे। तो पहले बने थे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम 61 में, है ना, 1861 में। 70 में क्या किया गया? एक सर्वेक्षण विभाग अलग से बना दिया गया। जब लॉर्ड कर्जन आए तो उनके समय पर 1901 में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत कर दिया गया, केंद्रीकृत रूप पर उसको दे दिया गया और जॉन मार्शल को इसका महानिर्देशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार एशिया ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान केंद्रित किया। और
50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। तो कब किया गया है? जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब आया है? तो ये आया है 1904 में। किसके समय पे आया है? कर्जन के टाइम पे। इसमें जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो धरोहर हैं उनकी सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान केंद्रित करके 50,000 पाउंड की धनराशि को दिया गया था पाउंड की। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने कहा था कोई ये उदारता नहीं दिखा रहा बल्कि ये तो अंदर से खोखले हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको कहा है? जो कर्जन है इसकी तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कर्जन के बाद कौन आए हैं? मिंटो आए हैं। मिंटो को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किए थे और जो जॉन मार्ले थे इनको क्या बनाया गया? भारत सचिव बनाया गया। इनके द्वारा ही कई सुधार किए गए और इनके सुधारों को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जो कि 1909 में आए थे। 1909 में कौन से आए हैं? मार्ले मिंटो सुधार आए। मिंटो कौन है? इस समय भारत के वायसराय हैं और मार्ले कौन है? भारत के सचिव हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लिए क्या दिया गया था? पृथक मताधिकार दिया गया था और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। कब? 1919 के अधिनियम के तहत। इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। जो लॉर्ड कौन है? हार्डिंग है। मिंटो की बात है ना, हार्डिंग आए हैं। इनके समय जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से हटाकर क्या कर दिया गया है? दिल्ली कर दिया गया है। वायसराय हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया था। किसके द्वारा बनाया गया है? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बुलाया गया है कि भाई कलकत्ता से हम दिल्ली को राजधानी लेकर जा रहे हैं तो कोई तो आ जाओ। तो वहाँ से आए हैं जॉर्ज पंचम 1911 में और महारानी मैरी। दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित किया गया जिसमें दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तीसरा दिल्ली दरबार कहा जाता है। दिल्ली दरबार कहा जाता है। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, उसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था और राजधानी को स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से दिल्ली। तो इसमें क्या काम किया गया है? जो हमारा बंगाली विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया है और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई है। किनके समय? तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था और इसमें आए थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी।